आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आर्थिक सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो आपकी और मेरी डेली लाइफ को सीधे तौर पर अफेक्ट करती है। 1947 से लेकर 2026 तक रुपये का जो हाल हुआ है ना, इट इज़ लिटरली शॉकिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब $1 सिर्फ ₹3.30 का था, और अब 2026 में हम 95 रुपये का मार्क भी क्रॉस कर चुके हैं। 2025 में तो रुपया एशिया की सबसे बुरी तरह परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया था। ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दशकों में कि हम यहाँ तक पहुँच गए? तो आज हम एग्जैक्टली 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, रुपए की अब तक की हिस्टोरिकल जर्नी। दूसरा, इस कमजोर रुपए के एक्चुअल विनर्स कौन हैं। तीसरा, इसका हमारी इकोनॉमी पर असर। और आखिर में एक सही बैलेंस क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं रुपए की हिस्टोरिकल जर्नी की। अब देखिए, ये जो 95 का नंबर है ना, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक लंबा सिलसिला है। 47 में 3.30 से शुरू होकर 1966 के युद्ध और सूखे के बाद रुपए 7.50 पर आया। फिर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 2013 का डेफिसिट क्राइसिस और 2016 की डिमोनेटाइजेशन, जहां $67-68 के आसपास पहुंच गया था। हर संकट और हर पॉलिसी ने अपना एक परमानेंट मार्क छोड़ा है, और चलते चलते अब हम 2026 के इस करंट लो पर खड़े हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली 2026 में क्या हुआ कि अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई? इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, यूएस ने अपने ग्लोबल टैरिफ्स को 50% तक बढ़ा दिया है। दूसरा, विदेशी निवेशक थोड़ा घबराकर भारत से अपना कैपिटल तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। और तीसरा, हमारा अपना ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर रुपए पर एक जबरदस्त दबाव बना दिया है। पर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। चलिए देखते हैं विनर्स ऑफ अ वीक रुपी, यानी इसके विजेता कौन है। आपको शायद अजीब लगे, पर गिरता हुआ रुपया कुछ लोगों के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। स्पेशली हमारी आईटी जायंट्स के लिए, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज के लिए करेंसी की ये वॉलेटिलिटी एक्चुअली बहुत प्रॉफिटेबल होती है। होता क्या है कि ये कंपनीज अपनी ग्लोबल क्लाइंट्स को यूएस डॉलर्स में बिल करती हैं। अब जब वो डॉलर्स इंडिया आते हैं और कन्वर्ट होते हैं, तो इस वीक एक्सचेंज रेट की वजह से उन्हें एक्सपोनेंशियली ज्यादा रुपए मिलते हैं। बेसिकली करेंसी जितनी वीक, उनका लोकल प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग कैपिटल उतना ही मैसिव। उनके लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। और फायदा सिर्फ आईटी सेक्टर को ही नहीं हो रहा। जरा इस नंबर को देखिए, $120 बिलियन से भी ज्यादा। 2024 में हमारे एनआरआईज ने इतना पैसा इंडिया भेजा था, जो पूरी दुनिया में उस साल हाईएस्ट था। अब लॉजिकली सोचिए, जब बाहर बैठे लोग डॉलर्स भेजते हैं और रुपया डिप कर रहा होता है, तो उनके घर वालों को कन्वर्जन के बाद पहले से कई ज्यादा पैसा मिलता है। इसके अलावा देश के एक्सपोर्ट्स को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है, क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती है। विदेशी बायर्स को हमारी दवाइयां और टेक्सटाइल्स खरीदना काफी सस्ता पड़ता है। और दूसरी तरफ, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, तो नेचुरली लोग लोकली बनी चीजें ज्यादा खरीदते हैं। सो इन अ वे, ये मेक इन इंडिया के लिए एक कंप्लीटली नेचुरल पुश बन जाता है। पर ऑफकोर्स हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आते हैं इसकी असली आर्थिक कीमत पर। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है तेल से। हमारी आम जिंदगी और इकोनॉमी लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर चलती है। 90%। अब जब रुपया वीक होता है, तो इस इंपोर्टेड तेल के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और जैसे ही तेल महंगा होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, सब कुछ ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। बेसिकली, जब बाहर से आने वाली चीज़ों की कॉस्ट बढ़ने की वजह से देश के अंदर प्राइस लगातार बढ़ने लगे। ये मिडिल क्लास पर एक तरह का इनविजिबल टैक्स है यार। हमारी डेली ग्रोसरीज महंगी हो जाती हैं, पर क्या उस स्पीड से हमारी इनकम्स बढ़ती हैं? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर कोई बाहर पढ़ने का प्लान बना रहा है, तो उनके लिए तो सिचुएशन लिटरली हार्ट ब्रेकिंग है। कुछ ही साल पहले तक यूएस या यूके में जिस कोर्स का टोटल खर्चा अराउंड 50 लाख रुपीस आता था, आज 2026 में वही कोर्स आराम से 80-90 लाख का हो चुका है। एजुकेशन कॉस्ट लगभग डबल हो गई है, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सचेंज रेट के गिरने की वजह से। अगर हम थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखें, तो और भी स्ट्रेस है।
जिन इंडियन कंपनीज ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है, उनका ईएमआई बर्डन अचानक से शूट अप हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्टिलाइजर्स जैसी इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंड करती हैं, वो काफ़ी नुकसान उठा रही हैं। और इन सबको कंप्लीटली कोलैप्स होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने करीब $680 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स लगातार मार्केट में डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, सही संतुलन खोजना। अगर हम इस पूरी पिक्चर को कंपेयर करें तो क्लियर होता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में विनर्स और लूजर्स बिल्कुल बदल जाते हैं। एक वीक रुपया आईटी कंपनीज के लिए मैसिव प्रॉफिट्स लाता है क्योंकि वो इस वॉलेटिलिटी का पूरा फायदा उठाते हैं, जबकि एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रुपये में उनके प्रॉफिट्स थोड़े लोअर साइड पर रहते हैं। लेकिन वही वीक रुपया आम इंसान के लिए इंपोर्ट्स और बाहर की पढ़ाई को एक्सपेंसिव बना देता है और इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ाता है, जबकि करेंसी स्ट्रॉन्ग होने पर यह सब कंट्रोल में रहता है। इट्स टोटली अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। इसीलिए कहा जाता है कि एक बेहतर अर्थव्यवस्था को एक बैलेंस रुपये की जरूरत होती है, न बहुत ज्यादा मजबूत और न ही बहुत ज्यादा कमजोर। किसी भी देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और समृद्धि के लिए स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है, ना कि अचानक आने वाले ये वाइल्ड उतार चढ़ाव। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इन सारी कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए आखिर एक आइडियल रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट एक्चुअली में होना क्या चाहिए? थोड़ा सोचिए इस बारे में, क्योंकि पैसों की असली कीमत हमारी और आपकी पूरी जिंदगी और इस देश के आर्थिक पहिए को डायरेक्टली चलाती है।